हेलो एवरीवन। क्लास 10 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे ही डायग्राम्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कैप्सूल ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि हमें पता है, हमें इस चैप्टर में समझना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में समझा था। हमने समझा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक फीचर शो करते हैं जिनको बोलते हैं मूवमेंट्स। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है और ये मूवमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ की वजह से होती हैं। जैसे ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो इसके अंदर ग्रोथ होगी और ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। बट हमारे अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो सारी ही ग्रोथ की वजह से नहीं होती। कुछ ऐसी भी मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। जैसे अगर मैं बॉल थ्रो करूं और उसके पीछे अगर एक डॉग रन करने लगे, भागने लगे, तो यहाँ पर इसकी बॉडी में मूवमेंट हुई है लेकिन वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। हमारी बॉडी में दो टाइप की मूवमेंट होती है। कुछ मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है और कुछ मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मूवमेंट होती ही क्यों है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज एक बिल्ली है और उसके सराउंडिंग में चूहा आ जाता है, तो बिल्ली उस चूहे के पीछे भागने लगेगी। तो यहाँ पर बिल्ली ने जो मूवमेंट शो की है वो इसीलिए की है क्योंकि उसके सराउंडिंग में यानी कि उसके एनवायरनमेंट में एक चेंज हुआ, उसके एनवायरनमेंट में चूहा आ गया। जो मूवमेंट्स हैं वो हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके एनवायरनमेंट में हुए चेंज से रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती हैं या फिर हमें फायदा देती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे अगर बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो उसका फायदा होगा क्योंकि उसको फूड मिल जाएगा। जो मूवमेंट्स हम करते हैं वो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। अब ये जो मूवमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारे सराउंडिंग में हुए चेंज की वजह से होती है। अब हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग चेंजेस होते हैं, हम उनसे रिस्पॉन्ड भी करते हैं अलग अलग तरह से। जो स्टिमुलस है यानी कि जो एनवायरमेंटल चेंज है या फिर वो ट्रिगरिंग फैक्टर जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है, मूवमेंट्स करी है, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे अगर अभी बाहर ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करेगी शिवरिंग करके। शिवरिंग से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है जिससे हम कोल्डर टेम्परेचर से बेटर अडेप्ट कर पाते हैं। अलग अलग एनवायरमेंटल चेंजेस से हमारी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बट यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर बाहर कोल्डर टेम्परेचर है और हमारी बॉडी शिवरिंग ना करे तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी ने टाइम पर शिवरिंग नहीं करी तो हम कोल्डर टेम्परेचर से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंटल चेंज को रिकॉग्नाइज करना और उससे करेक्टली रिस्पॉन्ड करना। इसीलिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में रखना, अपने काबू में रखना, जो ये दोनों सिस्टम्स करते हैं। साथ ही ये मदद करते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हमारी अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपके सामने
फूड लाके रख दूं तो आपके मुंह में सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा क्यों हुआ? अब फूड की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो हमारे नोज में एंटर करती है। नोज मैसेज भेजता है हमारे ब्रेन को। अब जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है आगे सलाइवरी ग्लैंड्स को कि अब सलाइवा सिक्रीशन आप स्टार्ट कर दो। अब ब्रेन आगे मैसेज भेजता है सलाइवरी ग्लैंड्स को टू स्टार्ट सलाइवा सिक्रीशन। बट ब्रेन ने ऐसा क्यों किया? अब जैसे ही हमारे सामने फूड आता है तो हमारे ब्रेन को लगता है हम उस फूड को कंज्यूम करने वाले हैं, तो उस फूड की डाइजेशन के लिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल्स भेजता है, यानी कि मैसेजेस भेजता है। जो ब्रेन है वो सलाइवरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को मैसेजेस भेजता है कि अब आप डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि फूड एंटर होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस एग्जाम्पल से हम पता लगा सकते हैं कि जो ब्रेन है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। और इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी में दो सिस्टम हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ये समझना है कि एनिमल्स और प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे अंदर प्रेजेंट नर्वस सिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है, यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है ये सिस्टम और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब बाहर जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये अलग अलग बॉडी पार्ट तक ट्रैवल करते हैं और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कमांड करते हैं एक रिस्पॉन्स देने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट हमें पता है अलग अलग टाइप की होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज। चाहे वॉलेंट्री मूवमेंट हो चाहे इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, इन दोनों ही मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं बॉडी के सेंटर में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जो मेरी एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट हमारे हाथ में जो एक्टिविटी हो रही है, हमारे पैरों में जो एक्टिविटी हो रही है, उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे हैंड में हुई एक्टिविटीज या फिर लेग्स में हो रही एक्टिविटीज को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक मैसेजेस को लेके जाती हैं और इन नर्व्स से बनता है एक नर्वस सिस्टम जिनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन को भेजता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से इंफॉर्मेशन लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती हैं अलग अलग नर्व्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं।
पहली है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो दो टाइप की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 32 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसके कितने टाइप्स हैं। अब आपको याद होगा क्लास 9th में हमने समझा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है नर्वस टिश्यू से, और जो नर्वस टिश्यू है वो बना होता है बहुत सारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन से। सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू से बनता है नर्वस सिस्टम। यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले जो न्यूरॉन्स हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में हुए चेंज को डिटेक्ट करते हैं। उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद वो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब इन सिग्नल्स को वो पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक न्यूरॉन इसमें हेल्प नहीं करता, मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में, फिर सेकंड न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन होती है, और ऐसे करते करते जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन भेजते हैं इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ये जो न्यूरॉन्स है रिस्पॉन्ड करने की जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट यानी कि मसल्स तक, जहां पर मूवमेंट्स होती हैं। सो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलस को यानी कि एनवायरनमेंट में हुए चेंज को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई डेंजर हो, हार्मफुल सिचुएशन हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, कैसे भी एनवायरमेंटल चेंज को वो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में। अब ये जो इम्पल्सेस हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती हैं और फाइनली पहुंच जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड आती है वो दोबारा से इन न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, जहां पर करेक्टली रिस्पॉन्ड किया जाता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि न्यूरॉन भी एक सेल है, तो इसके अंदर होती है सेल बॉडी जिसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जैसा कि हमें पता है ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यानी कि ये सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर भी जो भी न्यूरॉन में एक्टिविटीज होंगी उन सभी को कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस। अब सेल बॉडी से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टीवी में एंटीना होता है जो सिग्नल्स को कैच करता है, सिमिलरली जो डेंड्राइट्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, ये उनको रिसीव करता है, उनको कैच करता है। यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स अलग अलग स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के केपेबल होते हैं। सो अभी तक मैंने आपको समझाया जो डेंड्राइट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, और कुछ डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं
और ये रिसेप्टर्स अलग अलग स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब डेंड्राइट के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें समझना है एक्सॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल बॉडी से एक टेल लाइक एक्सटेंशन अराइज हो रही है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जो एंड हो रहा है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में जिनको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। सो न्यूरॉन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है न्यूरॉन की सारी एक्टिविटीज। सेल बॉडी से अराइज होते हैं डेंड्राइट्स जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं। थर्ड पार्ट होता है एक्सॉन जो इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। और लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का नर्व एंडिंग्स जो सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन में। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आता है। सो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, जिससे हमें इसके अलग अलग पार्ट्स अच्छे से याद हो जाए। अब न्यूरॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है, यानी कि बाहर से जो भी स्टिमुलस आता है ये उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन जाते हैं तो ये उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन कर देता है। बट ये जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है नर्व इंपल्स का, चलिए समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि जो न्यूरॉन है उसमें नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है और नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स जो अलग अलग स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी की अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो टेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स की मदद से हम बता पाते हैं कि जो फूड है वो खट्टा है, मीठा है या फिर स्पाइसी है। अब हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमें अलग अलग स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह से हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं जैसे ही स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जो डेंड्राइट है उसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, चलिए समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डेंड्राइट्स हैं उनकी टिप पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही ये रिसेप्टर्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जो डेंड्राइट्स हैं उनमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से जनरेट होता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है आगे पास ऑन होता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आगे पास ऑन होता है एक्सॉन में, एक्सॉन से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फाइनली पहुंच जाता है नर्व एंडिंग्स में। सो इस तरह से न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ये इंपल्स कैसे ट्रैवल होगी, कैसे कंडक्ट होगी, चलिए समझते हैं। तो जैसे ही नर्व एंडिंग्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचती है, इसकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में टाइटली कनेक्टेड नहीं होते। हमेशा दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है और इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। सो जो नर्व एंडिंग्स है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो का मतलब होता है रिलेटेड टू नर्व, ट्रांसमीटर्स का मतलब होता है ट्रांसमिट करना। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। सो जैसे ही इस न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है नर्व एंडिंग्स की तरफ, नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स
दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट कर देते हैं। और सिमिलरली जो डेंड्राइट है उसके अंदर दोबारा से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिससे इस न्यूरॉन के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये जब पहुंचेगी इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स में, सो सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होंगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए। और ऐसे करते करते जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंचेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और इससे करेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए एक मैसेज जनरेट करेगा। अब ये जो मैसेज है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो मैसेज जनरेट किया है उसको ऐसे ही न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे बॉडी पार्ट तक। सो सिमिलरली जो न्यूरॉन्स हैं वो फाइनली सीएनएस का जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंचा देंगे मसल्स तक, जहां पर मूवमेंट होगी। अब चलिए इस डायग्राम की मदद से इस स्टेप को अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सॉन प्रेजेंट है, जिसके एंड में प्रेजेंट है टर्मिनल नर्व एंडिंग्स, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मसल फाइबर के साथ। जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है मूवमेंट की मदद से और मूवमेंट्स करती है मसल्स। सो जो ब्रेन है वो मैसेजेस को भेजता है मसल्स तक इन न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ये जो नर्व एंडिंग है और ये जो मसल फाइबर है, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेटेड टू नर्व, और मस्कुलर का मतलब होता है मसल। सो नर्व और मसल के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो जंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होगी, यानी कि इस नर्व से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आगे पास ऑन होगा इस मसल फाइबर में। बट यहाँ पर ये पास ऑन कैसे होगा? चलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्व एंडिंग है जो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी कि बहुत ही पास प्रेजेंट है मसल फाइबर के। अब जो नर्व एंडिंग है उसके एंड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नर्व की एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब इन साइनेप्टिक नॉब में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जहां से ये जाते हैं आगे मसल फाइबर के पास, और मसल फाइबर इन न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी मदद से होती है मूवमेंट, यानी कि रिस्पॉन्स दिया जाता है एनवायरमेंटल चेंजेस को। सो अभी तक मैंने आपको समझाया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से, और सिमिलर प्रोसेस से फाइनली जो न्यूरॉन है वो आगे पास ऑन करता है इंफॉर्मेशन मसल फाइबर को। अब न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां से फाइनली जो मसल फाइबर है वो स्टिमुलेट होता है और मूवमेंट शो करता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, कंडक्ट होती है, और कैसे मसल्स तक फाइनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि मैसेज पहुंचते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट के बारे में, जो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्स वर्ड का क्या मतलब होता है। जब भी हम बिना सोचे समझे बहुत क्विक और सडन मूवमेंट करते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे अगर कभी हम गलती से हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं तो हम उससे अपना हैंड अवे मूव कर लेते हैं, और वो एक्शन हम बिना सोचे समझे करते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर कभी हम रोड पर चल रहे होते हैं और अचानक से पीछे से व्हीकल आ जाता है तो हम रास्ते से हट जाते हैं,
तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। यहाँ तक कि हम जो अपनी आईज ब्लिंक कर रहे हैं वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत ही क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये जो एक्शन है हम बिना सोचे समझे करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम रिफ्लेक्स एक्शन कब करते हैं? जब बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है या फिर हमारे बॉडी को कोई डेंजर होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती है। यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है हमें हार्म से बचाने के लिए, हमें नुकसान से बचाने के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? अब आप बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बट ये रॉन्ग आंसर है। हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है। अब आप एक बार सोच के देखिए, अगर ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा तो क्या होगा? अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगी। अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्ड की इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से नर्व फाइबर्स के थ्रू बॉडी पार्ट तक भेजेगा। तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? इसीलिए ब्रेन में जो प्रोसेसिंग है, थिंकिंग है, उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो हमारी बॉडी को इमरजेंसी या फिर अर्जेंट सिचुएशन में हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अभी तक मैंने आपको समझाया, जो रिफ्लेक्स एक्शन है बहुत ही क्विक और सडन रिस्पॉन्स होता है इमरजेंसी या फिर हार्मफुल सिचुएशंस में, और रिफ्लेक्स एक्शन को सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। अब रिफ्लेक्स एक्शन में न्यूरॉन्स जो पाथवे फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए न्यूरॉन्स जो रास्ता यानी कि जो पाथवे फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। चलिए रिफ्लेक्स आर्क को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब जैसे कभी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं तो क्या होता है? जैसे ही हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब स्टिमुलेट होने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है आगे पास ऑन होती है सेंसरी न्यूरॉन में। हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सेंसेशन की इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंसेशंस यानी कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जैसे ही हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच होता है तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इसकी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। अब क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जाएगी, यहीं से वो आगे पास ऑन होगी रिले न्यूरॉन में, और रिले न्यूरॉन से आगे पास ऑन होगी मोटर न्यूरॉन में। रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है। जो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगा वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लेके जाएगा इफेक्टर मसल तक, जहां पर मूवमेंट होगी। तो अभी तक मैंने आपको समझाया, स्किन पे जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन कैरी करके भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। अब इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर दिया जाता है मोटर न्यूरॉन में रिले न्यूरॉन की मदद से। मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है हैंड की मसल्स तक। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे मूवमेंट होती है और हम अपने हैंड को अवे मूव कर लेते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से। जैसा कि आप देख सकते हैं जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो पाथवे फॉलो किया है
इस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि भले ही ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व ना हो, बट ब्रेन तक मैसेज जरूर जाता है कि हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन ब्रेन को पता होता है कि बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है। इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ह्यूमन ब्रेन। तो अभी तक हम इतना तो समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से रिसीव करते हैं वो उनको प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली उनसे रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेजेस भेजता है बॉडी के अलग अलग मसल्स तक और ऑर्गन्स तक। यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं, याद करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फोर ब्रेन के बारे में, जो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन में फोर का मतलब होता है फ्रंट, यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जो आगे की तरफ यानी कि फ्रंट में प्रेजेंट है। अब जब हम फोर ब्रेन को देखते हैं तो हमें जो मेजर पोर्शन दिखाई देता है वो होता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं जो हेमीस्फीयर शेप के होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो 2 हेमीस्फीयर प्रेजेंट हैं वो सेरिब्रम के पार्ट हैं। अब इन दोनों हेमीस्फीयर्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। फोर ब्रेन के पहले पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रम, जिसके 2 हेमीस्फीयर होते हैं और उन हेमीस्फीयर को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। जो सेरिब्रम है उसकी हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हम करते हैं उनको सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं, याद करते हैं, उन सभी चीजों को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड सेंसेस। जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के बाद फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस को देखने के लिए हमें ब्रेन को मिडल से कट करना होगा और जब हम ब्रेन को मिडल से कट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा कट सेक्शन दिखेगा। अभी मैंने आपको बताया जो हेमीस्फीयर होता है वो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, जिसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है थैलेमस। थैलेमस एक रिले स्टेशन होता है, यानी कि सेरिब्रम में जो भी सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं और सेरिब्रम से जो भी मोटर सिग्नल्स आते हैं वो थैलेमस के थ्रू ही जाते हैं, थैलेमस में रिले करते हैं। थैलेमस के बाद जो उसके नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, कभी हम हैप्पी फील करते हैं, कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है, यहाँ तक कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, इन सभी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी तक हमने समझा फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करते हैं।
बट पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है और ये बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सो इसी के साथ हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं ब्रेन का सेकंड पार्ट जो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ब्रेन के मिडल में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है और साथ ही हमारी बॉडी के कुछ मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे हम अपनी आईज को राइट या फिर लेफ्ट मूव करते हैं तो ये मिड ब्रेन की वजह से ही हो पाता है। यहाँ तक कि जो मिड ब्रेन है हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब आप सोचेंगे अभी तो मैंने बताया था कि ब्रेन हेल्प नहीं करता रिफ्लेक्स एक्शन में, बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सेरेब्रम नहीं, सिर्फ मिड ब्रेन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है जो रिलेटेड होते हैं हमारे विजन से और हियरिंग से। यानी कि साइट और साउंड से रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे अगर कभी हम रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से हमें कोई पीछे से आवाज दे तो हम एकदम सडनली मूव करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्स है कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ब्रेन का वो पार्ट है जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब हाइंड ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिब्रम की तरह दो हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेरिबेलर हेमिस्फेयर प्रेजेंट है। ऐसे दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइंड ब्रेन में। जो सेरिबेलम है वो हमारे पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो बैठे हुए ही है, पोस्चर मेंटेन्ड है, इधर उधर हम हिलते नहीं हैं। तो ये जो बैलेंस है, ये जो पोस्चर है, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट पार्ट है पोन्स। पोन्स एक रिले स्टेशन होता है जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच की सिग्नलिंग को रिले करने में हेल्प करता है। पोन्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं और ये हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेड्यूला हमारी बॉडी के बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट। मेड्यूला डिसाइड करता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा और यहाँ तक कि हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करेंगे ये भी मेड्यूला ही डिसाइड करता है। सो जो मेड्यूला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट होता है और इससे हमें पता चलता है कि हम जो बात करते हैं, हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज को ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ह्यूमन ब्रेन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना भी जरूरी है। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है, चलिए समझते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसको मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर फॉर्म करता है स्कल। स्कल बोन से बना एक बोनी बॉक्स होता है। जैसे हेलमेट होता है वैसे ही जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब जो बोन है यानी कि जो स्कल है वो हार्ड टिश्यू है और जो ब्रेन है वो सॉफ्ट टिश्यू है। अब सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए ब्रेन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 तरह की होती है जो ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती हैं। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर, ये 3 टाइप की मेनिंजेस होती हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अब इसी के साथ एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन को कुशन लाइक इफेक्ट देता है। अब अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है। अब उस डैमेज से बचाने के लिए, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए
हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यहाँ तक कि ये जो फ्लूइड है हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और जो ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिमूव करता है। सो स्कल, मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये तीनों मिलकर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टेब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन। सो इसी के साथ हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। अब हमारी तरह प्लांट्स में नर्वस सिस्टम या फिर मसल्स नहीं होते। अब हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है और जो मसल्स हैं वो बाहर हो रहे एनवायरमेंटल चेंज को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं होता और मसल्स भी नहीं होती। तो क्या प्लांट्स में मूवमेंट होती है? प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है और वो भी दो तरह की होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मिमोसा पुडिका प्लांट का, यानी कि टच मी नॉट प्लांट का। जब हम इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो ये जो लीव्स हैं ये क्लोज हो जाती हैं, यानी कि मूवमेंट शो करती है, बट यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती। सो ये एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीड जर्मिनेशन की तो वो एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। सो प्लांट्स में भी दो तरह की मूवमेंट होती है। पहला टाइप होता है नास्टिक मूवमेंट और दूसरा टाइप होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो चलिए इन दोनों टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नास्टिक मूवमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो इसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं। सो ये एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, यानी कि ऐसी मूवमेंट है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो नास्टिक मूवमेंट है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी कि स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आए, इनका जो रिस्पॉन्स है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड नहीं होता। जो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो काफी क्विक और रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट्स की लीव को टच करेंगे वो जल्दी से फोल्ड होके नीचे बेंड हो जाएंगी। लेकिन आप नोटिस करोगे कि कुछ देर बाद जो लीव्स हैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, यानी कि दोबारा से अनफोल्ड हो जाएंगी। सो जो नास्टिक मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की वजह से नहीं होती और ये काफी क्विक और रिवर्सिबल मूवमेंट्स होती हैं। बट प्लांट्स के पास तो मसल्स ही नहीं होती, तो ये मूवमेंट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स नास्टिक मूवमेंट्स करते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से। अब ये टर्गर प्रेशर क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें फ्लूइड भरा होता है। जब ये फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो प्लांट सेल हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो अनफोल्ड हो जाती है, यानी कि ओपन हो जाती हैं। और जब ये फ्लूइड कम हो जाता है तो सेल श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाएंगी और नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं। सो टर्गर प्रेशर में चेंज आने की मदद से जो प्लांट्स हैं वो नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, यानी कि जब प्लांट में ग्रोथ होगी तो हमें दिखेगी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि या तो ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ होगी या फिर स्टिमुलस से अवे होंगी। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स काफी स्लो और इरिवर्सिबल होती हैं। जैसा कि हमें पता है ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ की वजह से ही ये मूवमेंट्स होती हैं। तो ग्रोथ तो एक स्लो प्रोसेस है, सो इसीलिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ की वजह से होती हैं वो भी स्लो होती हैं और साथ ही ये ग्रोथ की तरह इरिवर्सिबल भी होती हैं। जैसे ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वैसे ही जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो भी इरिवर्सिबल होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, यानी कि इसमें जो प्लांट मूव करेगा
या तो स्टिमुलस की तरफ करेगा या फिर स्टिमुलस से अवे करेगा। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ मूव करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस से अवे मूव करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब चाहे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट हो चाहे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो, इनको कंट्रोल करते हैं प्लांट हार्मोन्स जो प्लांट में रिलीज होते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट अभी हमें फोकस करना है ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी कि सनलाइट के रिस्पॉन्स में जब कोई मूवमेंट होगी तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब जैसा कि हमें पता है प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर और शूट सिस्टम प्रेजेंट होता है सॉइल के ऊपर। सो फोटोट्रॉपिज्म में जो शूट सिस्टम है, जैसे कि जो स्टेम है, वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है, यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाती है। सो प्लांट्स में जो ग्रोथ मूवमेंट है जो सनलाइट की वजह से हो रही है, उसमें स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि स्टेम सनलाइट की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाता है। बट जो रूट है वो सनलाइट से अवे ग्रो करती है और शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोटोट्रॉपिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो गई है, जिस वजह से लीव्स को मैक्सिमम सनलाइट मिलती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। सो फोटोट्रॉपिज्म की मदद से जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोट्रॉपिज्म के बाद नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, लेकिन जो स्टेम है वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो होती है, इसीलिए स्टेम शो करती है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, जियोट्रॉपिज्म की मदद से जो रूट्स हैं वो सॉइल में डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी, जिससे बेटर एंकरेज होगी, यानी कि सॉइल को ढंग से पकड़ पाएंगी और प्लांट को सपोर्ट मिलेगा। और सेकेंडली, जितना डीपली वो सॉइल में पेनिट्रेट करेंगी उतना अच्छे से वाटर और मिनरल्स तक रूट्स पहुंच पाएंगी और उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगी। सो अभी तक हमने दो टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ ली हैं, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट जो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि वाटर के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ मूवमेंट होगी उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और जैसा कि हमें पता है जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ ही ग्रो करेंगी, सो रूट शो करती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, लेकिन जो स्टेम है वो शो करते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म की मदद से जो रूट्स हैं वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, जो प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट जो है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट होगी उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब प्लांट अगर केमिकल स्टिमुलस की तरफ ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और अगर उससे अवे मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। चलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज ली हुई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्पल की। अब कार्पल के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं जिनको पहुंचना होता है फीमेल गैमीट तक, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ओव्यूल जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है
जिनकी मदद से जो पोलन ग्रेन है उसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते हुए पहुंच जाती है फीमेल गेमीट तक। सो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई है वो एक केमिकल की वजह से हुई है जो रिलीज किया है ओव्यूल ने। ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म की, तो हम कंसिडर करते हैं एक सिचुएशन जिसमें सॉइल में एक जगह पर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं। जो रूट्स हैं वो केमिकल से अवे ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। वो एक एग्जाम्पल है नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का। कीमोट्रोपिज्म प्लांट को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन में भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, यानी कि जब प्लांट किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है और जब वो ग्रोथ मूवमेंट शो करने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ ग्रो करता है तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म होता है, जैसे कि यहाँ पर जो प्लांट है वो इस रॉड की तरफ यानी कि इसके अराउंड क्लाइंब होना शुरू हो गया ड्यू टू थिग्मोट्रोपिज्म। और अगर प्लांट स्टिमुलस से अवे मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म की मदद से जो प्लांट्स हैं वो क्लाइंब कर पाते हैं और अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर से सपोर्ट ले पाते हैं। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को प्लांट हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और ये हार्मोन्स प्लांट्स की अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं, और कुछ प्लांट हार्मोन्स प्लांट के अंदर ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं यानी कि इनहिबिट कर देते हैं। ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं या तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे या फिर ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे यानी कि स्टॉप कर देंगे। प्लांट के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ कराता है स्टेम की, यानी कि प्लांट के अंदर जो स्टेम होती है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑक्सिन हार्मोन। बट ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है स्टेम की टिप पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टेम है उसकी टिप में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सिन हार्मोन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है स्टेम की ग्रोथ कराता है और यहाँ तक कि हेल्प करता है फोटोट्रोपिज्म में। फोटोट्रोपिज्म हमने अभी समझा था, ये एक ऐसी ग्रोथ मूवमेंट है जिसकी मदद से जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो स्टेम को हेल्प करता है सनलाइट की तरफ बेंड होने के लिए। बट ये होता कैसे है, चलिए समझते हैं। तो जैसे ही स्टेम की टिप के ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो शेडी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। शेडी साइड वो साइड होती है जहां पर सनलाइट फॉल नहीं कर पाती। जैसे ही स्टेम पे सनलाइट फॉल होती है जो ऑक्सिन है वो शेडी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब ऑक्सिन जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रोथ को प्रमोट करता है। जहां पर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वहां पर वो इन सेल्स की इलोंगेशन कराता है यानी कि लेंथ में इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से जो स्टेम है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द सनलाइट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑक्सिन है वो सनलाइट की तरफ बेंड होने में कैसे हेल्प करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं जो है जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन है वो प्लांट की यानी कि जो स्टेम होती है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और यहाँ तक कि प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल खिलते हैं, उनमें भी हेल्प करता है।
थर्ड हार्मोन है साइटोकिनिन्स। साइटो का मतलब होता है रिलेटेड टू सेल और किनिन्स का मतलब होता है डिवीजन। सो साइटोकिनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और ये पाया जाता है ऐसी जगहों पे प्लांट में जहां पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होती है, जैसे सीड्स एंड फ्रूट्स। अब साइटोकिनिन के बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये तब सिक्रीट होता है जब प्लांट में स्ट्रेसफुल कंडीशंस अराइज होती हैं, जैसे जब प्लांट में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है उस वक्त प्लांट में रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है क्योंकि अगर प्लांट में वाटर की कमी है तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन ना हो, इसीलिए जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है वाटर स्ट्रेस के दौरान। और जब प्लांट में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो उस वक्त जो लीव्स हैं उनकी विल्टिंग हो जाती है, यानी कि जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जिस वजह से वो अल्टीमेटली शेड हो जाती हैं। अब जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट में ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए इसको ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड के बाद लास्ट प्लांट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, यानी कि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इथाइलिन को हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट को राइप करने में यानी कि पकाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनराइपेंड मैंगो प्रेजेंट है, बट ये थोड़े दिनों में इथाइलिन की मदद से राइपेंड हो जाएगा यानी कि पक जाएगा। सो इथाइलिन वो हार्मोन है जो फ्रूट को राइपनिंग में यानी कि पकाने में हेल्प करता है। सो प्लांट में टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं। एब्सिसिक एसिड प्लांट में ग्रोथ को इनिबिट करता है, लेकिन ऑक्सिन जैसे हार्मोन प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अब अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जो एनिमल्स की सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत होती है, जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। इस वजह से वो हर एक सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जिनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं वो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं करते, वो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं और उनमें पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको समझाया जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं होता। इस वजह से जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज करने की बजाय रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं बॉडी के सेल तक पहुंचने के बाद स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर्स को। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो स्पेसिफिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं ये इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ये जो सेल है ये अपना पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है, पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो हॉर्मोन्स हैं वो भले ही बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो उनका एक्शन होता है वो स्लोअर होता है नर्व इंपल्स के मुकाबले। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हॉर्मोन्स हैं उनकी जरूरत क्यों है नर्वस सिस्टम के होते हुए भी। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी के अलग अलग सेल्स तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। अब इन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं कुछ ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनके पास अपनी कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती। सो
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो हॉर्मोन्स हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जहां पर वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस और ग्रोथ जैसे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। अब हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हमारी बॉडी में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो चलिए समझते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज और इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ तक समझाया हुआ है। तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और साथ ही मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। जैसे हाइपोथैलेमस एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है। अब अगर इस ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो जो हाइपोथैलेमस है रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इस फैक्टर की मदद से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। हाइपोथैलेमस के बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब ये स्लीप वेक साइकिल क्या होती है? आपने नोटिस किया होगा, जब रात होती है यानी कि अंधेरा होता है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, और जब सुबह होती है, रोशनी होती है, हमको नींद आनी कम हो जाती है, हम और ज्यादा अलर्ट फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है मेलाटोनिन की वजह से। मेलाटोनिन डिसाइड करता है कि हमें कब नींद आएगी और कब हम अवेक फील करेंगे। पीनियल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अब अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसको बोलते हैं डॉर्फिज्म, जिसमें हमारी बॉडी का हाइट और साइज दोनों ही कम हो जाते हैं। अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म, जिसमें ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से हमारी बॉडी का साइज बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में नेक में प्रेजेंट होता है। हमारी जो ट्रेकिया होती है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन तक को कंट्रोल करता है। अब थायरॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, जिस वजह से गॉइटर हो जाता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करने के लिए, यानी कि ऐसा सॉल्ट खाने के लिए जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है।
थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन और इसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, जो है थाइमस। थाइमस थायराइड के नीचे प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है हमें पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। थाइमस के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है। बट अभी के लिए हमें इसका एंडोक्राइन पार्ट समझना है। अब जो पेनक्रियास है वो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट शुगर लेवल को कम कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिस वजह से हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और अगर पेनक्रियास इंसुलिन कम सिक्रीट करे या फिर ना सिक्रीट करे तो उस वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज। पेनक्रियास के बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो हमें पढ़ना है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, बट अभी के लिए क्लास 10th में हमें एक ही हार्मोन पढ़ना है जो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जिसमें हमारे सामने एक डेंजरस एनिमल आ जाता है, तो उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उस एनिमल से लड़ें या फिर उससे दूर भाग जाएं। अब दोनों ही कंडीशंस में हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो ये एड्रेनलिन है हमारी बॉडी में एक्ट करता है हार्ट पे और लंग्स पे। हार्ट में ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और लंग्स में ये इंक्रीज करता है ब्रीदिंग रेट को। हार्ट रेट को इंक्रीज करने से जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के मसल्स तक जल्दी पहुंच पाता है और साथ ही ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने की वजह से हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं, जिससे ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाती है। जब हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाती है तो उस वक्त जो एड्रेनलिन हार्मोन है हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बूस्ट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। अब जितना ऑक्सीजन हमारी मसल्स को मिलेगा उतने अच्छे से हमारी मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, जिससे हम मूवमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एड्रेनलिन एक और काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में जो अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं, जैसे कि स्किन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां से ब्लड सप्लाई को डाइवर्ट कर देता है हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ, जिससे और अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो और हम जल्दी से उस इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट कर पाए। एड्रीनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि एड्रेनलिन। अब एड्रीनल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हार्मोन जो हमें पढ़ना है वो है टेस्टिस। टेस्टिस एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, बट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड जो टेस्टिस है एक मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही मेल अपनी प्यूबर्टी में एंटर करता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे मेल की बियर्ड यानी कि फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो मेल की वॉइस है वो बहुत ज्यादा भारी यानी कि डल हो जाती है और साथ ही जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देता है। और अब अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल में प्रेजेंट होती है पेयर ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे जब फीमेल अपनी प्यूबर्टल एज में एंटर करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फीमेल की वॉइस बहुत ही पतली यानी कि शार्प हो जाती है। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं ये ईस्ट्रोजन की वजह से आते हैं, जो ओवरी सिक्रीट करती है प्यूबर्टी के दौरान। इसी के साथ हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इस चैप्टर के सारे ही कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम भी इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस कैप्सूल में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर कैप्सूल में। थैंक यू।